गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 12 का दूसरा लेक्चर वीडियो है। इसमें है उस रोज़ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताए थे, आज बताएंगे कूलम्स लॉ। उस रोज़ बताए थे जो दो चार्ज होगा पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव के चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज भी एक दूसरे को रिपेल करेगा, और अनलाइक चार्ज यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो इस दोनों के बीच कितना फोर्स लगेगा उसी के बारे में हम आज बताने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले बताएंगे हम कूलम लॉ, चूँकि कूलम्स में ही पहले बताए थे कि इस दोनों के बीच यानी फोर्स का परिमाण क्या होगा। तो कूलम्स लॉ, मान लेते हैं दो ठो चार्ज हैं। यहाँ पर एक चार्ज यहाँ है, इसका ये है Q1, और एक चार्ज यहाँ है Q2। इस दोनों को एक दूसरे से r दूरी पर रख दिया गया है। ये है r, दोनों के बीच की दूरी। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, यानी कि इस लॉ के अनुसार the force of interaction between any two point charges the force of interaction between any two point charge is directly proportional to the product of the charge and inversely proportional to the square of the distance between them। यहाँ पर दो चार्ज हैं, तो इसमें जो बल लगेगा दोनों के बीच फोर्स, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा दोनों का मल्टीप्लिकेशन Q1 इंटू Q2, और इस दोनों के बीच के दूरी के स्क्वायर, इस पर मतलब वर्ग का जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब इन्वर्सली मतलब इसको नीचे में देंगे, मतलब जो r का मान यदि बढ़ाएंगे तो उसके स्क्वायर जो है उसके स्क्वायर गुना से इसमें लगने वाले फोर्स का मान घटेगा। और Q1 और Q2 को बढ़ाएंगे तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन जितना होगा उतने परिमाण से ये बल लगेगा। तो यहाँ पर समानुपाती का जो चिन्ह है इसको हटाने के लिए एक कांस्टेंट रखेंगे जिसको हम बोलेंगे समानुपातिक नियतांक, यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। और यहाँ पर हम K देंगे Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर, वेयर K is proportionality constant, which is called इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
कांस्टेंट। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, अभी बाद में इसका यूज होगा। अब यदि इन दोनों चार्ज को यदि हम फ्री स्पेस में रखेंगे या वायु में रखेंगे, तो इसके लिए इफ द चार्जेज आर situated in free space, तो इस k का वैल्यू होता है द वैल्यू ऑफ k, यानी कि k का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट आया, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर यदि इसको कुछ मीडियम में रखेंगे तो कुछ चेंज होगा, अभी हम बताएंगे। तो where epsilon naught is called absolute electrical permittivity of the free space। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। यूनिट ऑफ के का यूनिट, अब के का यूनिट निकालने के लिए समीकरण 1 चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में क्या था, F इजिकल टू k इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर, और k इंटू Q1 इंटू Q2 इजिकल टू F R स्क्वायर। और k इजिकल टू एफ आर स्क्वायर बाय Q1 इंटू Q2। मतलब k का यूनिट जो होगा फोर्स का यूनिट इंटू डिस्टेंस का यूनिट, उस पर पावर 2, और इस दोनों चार्ज का यूनिट, मतलब इसका यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इस k का यूनिट होगा। अब फिर से हम एप्सिलॉन नॉट का यूनिट निकालेंगे। एप्सिलॉन नॉट का यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब k बराबर हम जानते हैं, k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई जो है ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का तो कोई यूनिट होता नहीं है। तो अब इस k को हम ऐसे लिख सकते हैं, k इजिकल टू एफ आर स्क्वायर बाई Q1 इंटू Q2 और 1/4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट इजिकल टू कितना हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर बाई Q1 इंटू Q2। यानी कि एप्सिलॉन नॉट को यदि ऊपर हम लेकर जाएंगे तो Q1 इंटू Q2 4 पाई इंटू एफ आर स्क्वायर,
यानी कि के का जो यूनिट होता था एकदम बिल्कुल उसका उल्टा होगा एब्सोल्यूट नोट का यूनिट। तो इसका यूनिट होगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम के का वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू ऑफ के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पर दे देंगे तो के इक्वल टू हो जाएगा 1/4 इंटू 3.14 इंटू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 गुना भाग करने के बाद इसका वैल्यू हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब देखते हैं कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। फोर्स चूँकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम 3 स्पेस में देखेंगे, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं। ये एक्स, ये वाई, और ये ऊपर में ऐसे है तो इस पर तो ऐसे कर नहीं सकते हैं 2 प्लेन पर, तो इसको ऐसे कर देते हैं जेड। ये तीनों एक्सिस है, और मान लेते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम ए है, और यहाँ पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम बी है। इस पॉइंट पर एक आवेश रखे हुए हैं, ये है Q1 चार्ज, और इस पर एक आवेश रखे हैं, इसका नाम है Q2। और इस दोनों, और यहाँ पर ओरिजिन हुआ, ओरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर R2, इसका R1 होगा, ये R1 है और ये R2 है। इस दोनों को लाइन जॉइनिंग मिला देते हैं। अब यहाँ पर इस पर जो फोर्स लगेगा, Q2 पर फोर्स लगेगा Q1 के कारण, ये दोनों समान आवेश है, तो ये इस पर फोर्स इधर की ओर लगाएगा, और इस पर जो फोर्स लगेगा इसके कारण इधर की ओर। तो दोनों का हम नाम दे देते हैं, इसके कारण इस पर जो फोर्स लगता है इसको मान दे देते हैं F21, और इस आवेश पर जो फोर्स लगता है इसके कारण इसको हम F12 लिख देते हैं। और इस दोनों के बीच की दूरी जो होगा, ये चेंज इन पोजीशन होगा, तो चेंज इन पोजीशन होगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन है R2, यानी कि AB का वैल्यू जो होगा, AB R2 माइनस R1, वेक्टर है तो सब पर वेक्टर लगा देंगे, पोजीशन वेक्टर है। अब इस दोनों बीच की दूरी मैग्नीट्यूड यदि इसका लेंगे, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं R12 इक्वल टू R2 माइनस R1, और R21 इक्वल टू R1 माइनस R2। लेकिन इस दोनों के बीच की दूरी मैग्नीट्यूड लेंगे तो R12 इक्वल टू होगा R21, दोनों इसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा। और किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर तो आप जानते ही होंगे, यूनिट वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर्स। इसे मान लेते हैं कोई वेक्टर R है,
इस आर वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो इसको हम आर कैप सूचित करते हैं, और उसके लिए हम वेक्टर आर को हम इसके मैग्नीट्यूड से भाग दे देते हैं, तो इसका निकलता है यूनिट वेक्टर। तो हमें यहाँ पर फोर्स निकालने के लिए यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो हम फोर्स निकालते हैं, मान लेते हैं F12 है फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, और F21 को मान लेते हैं फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। अभी हम बता चुके थे, इस पर फोर्स इसके कारण और इस पर फोर्स इसके कारण ये मान लिए हैं। इसमें से कोई पहले एक फोर्स निकाल लेते हैं, जैसे कि F12 इक्वल टू 1/4πε0 तो होगा ही इंटू Q1 इंटू Q2 बाई, तो यहाँ पर R12 का स्क्वायर, और इसका दिशा किधर होगा, R12 क्या, ये R12 कैप इसका दिशा बता रहा है, और ये सारे मैग्नीट्यूड है। तो इसी प्रकार F21 भी होगा 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R21 स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर 21 क्या। रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इसका सबसे पहले डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी of the medium to the absolute electrical permittivity of free space is called relative electrical permittivity। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी मतलब ये मान लेते हैं ये एप्सिलॉन है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस और एयर भी होता है, फ्री स्पेस और एयर। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, डेफिनेशन से ये होगा। तो अब एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। कूलम लॉ से हम जानते हैं F इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू
Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड हम ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड रहे हैं तो इसमें डायरेक्शन नहीं दिखाएंगे अभी। तो यह है फ्री स्पेस के लिए। जब किसी मीडियम में रखेंगे तो एफ एम मीडियम के लिए हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन जो है परमिबिलिटी ऑफ मीडियम है। और चूंकि एप्सिलॉन इक्वल टू होता है एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इसी से हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इसी से हम समझेंगे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है फोर्स इन मीडियम, यानी कि दो आवेश को मीडियम में रखने पर कितना फोर्स लगता है, उसके बाद एयर में या फ्री स्पेस में रखने पर कितना फोर्स लगता है, दोनों का रेशियो निकालेंगे तो उसको हम कहेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब क्या होगा, इसको हम के सूचित करते हैं, बड़ा के से। इसका वैल्यू होता है फोर्स किसमें, मीडियम में, और फोर्स किसमें, फ्री स्पेस में, फ्री स्पेस में। और अभी हम निकाले हैं एफ मीडियम में होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर बाय एफ का होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो और के इक्वल टू हो गया सॉरी के का वैल्यू ये F/Fm होता है, सॉरी यहाँ गलती हो गया। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट दे देंगे, यहाँ पर एप्सिलॉन दे देंगे, तो के इक्वल टू हो जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट बाय 1/एप्सिलॉन। सॉरी यहाँ पर गलती हो गया हमको। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो के इक्वल टू होगा एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से हम देखते हैं के इक्वल टू F/Fm, और F इक्वल टू कितना हो जाएगा, Fm इंटू के। अब अभी तक तो हम पढ़ रहे थे दो ठो फोर्स होगा, और इस दोनों फोर्स के कारण दो ठो चार्ज होगा, और इन दोनों चार्ज के कारण हम फोर्स निकालते थे। अब मान लेते हैं कि चार्जों की संख्या अधिक है, यानी कि 2 से अधिक है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर एक चार्ज है Q0, और इस पर हमको अनेकों चार्जों के कारण हमको निकालना है फोर्स। तो वहाँ पर हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आप लोग, यानी कि इसको समझने के लिए सबसे पहले एक बार वेक्टर और 11th क्लास का जो है एक बार चैप्टर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये 12th क्लास जो है 11th क्लास से रिलेटेड है।
तब आपको समझ में आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से Q0, यहाँ पर मान लेते हैं एक चार्ज Q1 है, यहाँ पर कहीं एक चार्ज Q2 है, यहाँ पर कोई एक चार्ज Q3 है, डॉट 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 बहुत सारे चार्ज रखा हुआ है। यहाँ पर Qn चार्ज है और यहाँ से इस चार्ज से मान लेते हैं यहाँ का डिस्टेंस R1 है, यहाँ से इसका R2 है, यहाँ से यहाँ R3 है और यहाँ से डॉट डॉट करते 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 यहाँ पर Rn है। तो हम जो निकालेंगे इस पर फोर्स, इस आवेश के कारण निकालेंगे। इस आवेश के कारण इसका दिशा इधर होगा, इस आवेश के कारण इधर, इस आवेश के कारण उधर, इस आवेश के कारण उधर, यानी कि सब का निकाल करके वेक्टर फॉर्म में उसको जोड़ देंगे तो वही होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और इसका हमको आवेश का मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इस Q1 आवेश के कारण इसका फोर्स। तो ये F, इसको ऐसे बोलते हैं F10 इक्वल टू हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में सबको लिखेंगे K इंटू Q0 इंटू Q1 बाय R1 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर। F20 इक्वल टू K इंटू Q0 इंटू Q2 बाय R2 का स्क्वायर। अच्छा, ऐसा करते हैं, यहाँ पर इसका जब यहाँ पर दिए हैं वेक्टर फॉर्म में तो यहाँ पर भी वेक्टर भी दे देते हैं और इसका डायरेक्शन भी दे देते हैं। और डॉट डॉट इसी प्रकार होता जाएगा और Fn0 इक्वल टू K इंटू Q0 इंटू Qn बाय Rn स्क्वायर Rn0 कैप। तो इसका टोटल फोर्स निकलेगा F इक्वल टू F10 प्लस F20 प्लस डॉट 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 प्लस Fn0 और इक्वल टू K को ऐसा करते हैं, सब में है K को कॉमन ले लेते हैं। K कॉमन होगा तो कितना होगा Q0 Q1 बाय R1 स्क्वायर प्लस Q0 Q2 प्लस डॉट डॉट Q0 Qn बाय Rn0 स्क्वायर। और इसको हम सबको समेशन फॉर्म में लिखेंगे, ऐसे हो जाएगा। ऐसा करते हैं K का वैल्यू दे देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसको समेशन फॉर्म में Q0 Qi बाय Ri नॉट इंटू Ri नॉट का कैप, जहाँ I का मान जो है, I का मान यहाँ पर 1 से है तो 1 से n तक है, तो I इक्वल टू n तक। इसको विस्तार करेंगे तो यही होगा, I का मान 1 P2 फिर 3 होगा, बस यही चीज़ हो जाएगा। वेक्टर फॉर्म में ये अनेक आवेशों के कारण निकाले हैं फोर्स। अब एक दो ठो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले लेते हैं और उसके बाद वाले जो लेक्चर होगा इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बताएंगे और उसके बाद हम फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बताएंगे। सबसे पहले बहुत आसान सा सवाल लेते हैं जिसे छोटे बच्चे भी बना सकता है।
तो बहुत ही आसान सवाल, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्ज ऑफ 0.2 माइक्रोकूलम एंड 0.3 माइक्रोकूलम प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, दो ठो चार्ज दिया हुआ है, एक तो Q1, इसका वैल्यू है 0.2 माइक्रोकूलम। तो माइक्रो घटाने के लिए 0.2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा, सबको SI यूनिट में चेंज करेंगे। और Q2 इक्वल टू दिया हुआ है 0.3 माइक्रो कूलम, इसको भी SI यूनिट में चेंज करेंगे तो 0.3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। और दोनों के बीच की डिस्टेंस भी दिया हुआ है, R इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, तो और R इक्वल टू 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। बस डायरेक्ट अब इसको फॉर्मूला में लगा देंगे, F इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। इसको हमको मैग्नीट्यूड सिर्फ निकालना है, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं और हमको दिया हुआ भी है, तो एयर में रखे हुए हैं, एयर में या फ्री स्पेस में एप्सिलॉन से नॉट होता है इसका मान। तो और के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 का मान दे देंगे यहाँ पर 0.2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 0.3 इंटू 10⁻⁻6 बाय कितना है सेंटीमीटर, 30 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो 9 इंटू 10⁹ इंटू 0.06 इंटू 10⁻⁻12 बाय 30, तो इसको ऐसे लिख देते हैं इंटू 10⁻⁻4। और इसको कैलकुलेशन करने पर 9 इंटू 10⁻, इस 4 को ऊपर करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, नहीं तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर 2 अगर पॉइंट कर देंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 को ऊपर करेंगे तो यहाँ पर 11 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर 0.6 को हम 6 लिख देंगे बाय 2 ठो 0 फिर नीचे आ जाएगा 9 इंटू 100। तो ये 9 कैंसिल हो गया, तो इसका वैल्यू होगा 6 इंटू 10⁻⁻, -3 न्यूटन। इसको कैलकुलेशन करने के बाद 6 बच जाएगा, ये सॉरी यहाँ पर 12 था ना, -12 था, फिर होगा इतना आंसर होगा इसका। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर हैविंग देयर सेंटर separated by distance of 50 centimeter, if each sphere is having a charge of 6.5 into 10⁻⁻7 coulomb, then calculate force of repulsion between them. The radii of two spheres are negligible. Also calculate force between two spheres are placed in water of dielectric constant 80। इसमें 2 ठो स्फीयर है, एक स्फीयर यह है और एक स्फीयर यह है। और स्फीयर जो होता है और स्फीयर के बीच की दूरी जो है, ये बीच की दूरी अगर बहुत स्फीयर के रेडियस से बहुत ये दूर हो,
तो इस स्फीयर को पॉइंट चार्ज मानते हैं। ये ऐसा मानते हैं कि ये एक पॉइंट है। आगे हम बताएंगे इसका कुछ क्वेश्चन आंसर जब करेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि ये इसका कूलम्ब लॉ का लिमिटेशन पढ़ाएंगे तो उसमें हम कुछ बताएंगे इसको। तो इस दोनों स्फीयर के बीच का डिस्टेंस जो है 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये दोनों कॉपर चार्ज है और इस पर चार्ज जो है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम्ब है। यानी कि बोथ स्फीयर, दोनों स्फीयर पर समान चार्ज है। इस पर भी है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम्ब और इस पर भी है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम्ब। दोनों पर समान चार्ज है, दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ है और हमको इस दोनों के बीच फोर्स निकालना है। पहले एयर में निकालना है, उसके बाद फिर जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यानी कि वाटर में रख देंगे तो निकालना है। तो सबसे पहले हम फोर्स एयर में निकालना है, F इन एयर। तो बहुत आसान है एयर के लिए, K इंटू Q1 इंटू Q2 और R स्क्वायर। सबको हम ऐसे यूनिट में चेंज कर लेंगे। तो एयर के लिए K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 और Q2 दोनों का वैल्यू सेम है। तो हम ऐसा करेंगे 6.5 इंटू 10⁻7 फिर होगा 6.5 इंटू 10⁻7 बाई 50 इंटू 10⁻²। चूँकि ऐसे यूनिट में चेंज करेंगे तो -2 से गुना करते हैं इसका स्क्वायर। अब सब का कैलकुलेशन करना है। आप लोग इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा। इसका कैलकुलेशन करने के बाद आएगा, हमको आया था इसका कैलकुलेशन आया था 1521 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। इसका हमको कैलकुलेशन आया था एयर में। अब निकालना है इसका मान मटेरियल में यानी कि वाटर में, F वाटर। अभी हम कुछ देर पहले हम बताए थे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी K का वैल्यू होता था K का वैल्यू होता था F यानी कि एयर और ये वैक्यूम में फोर्स। तो यहाँ पे एयर है तो एयर देते हैं F एयर बाय F मीडियम। तो हमको F मीडियम निकालना है तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो और F मीडियम होगा F मीडियम बराबर हो जाएगा F एयर बाय K। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू भी दिया हुआ है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है 80। तो इसका मतलब K बराबर हुआ 80। तो अब इस फॉर्मूला से तो देयरफॉर F मीडियम बराबर F एयर का मान अभी निकला है। इसको हम 80 से डिवाइड कर देंगे तो इसका वैल्यू लगभग आएगा, यानी कि F वाटर मीडियम मतलब वाटर हुआ तो F वाटर आएगा। इसको कैलकुलेशन करने के बाद 1.9 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन के लमसम इसका आंसर आएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। टू चार्ज
HQ unit are at a distance r from each other. A third charge Q is placed on the line joining the above two charges such that all the three charges are in equilibrium. What is the magnitude, nature and position of charges? तो यहाँ पर दो चार्ज है Q, एक A पॉइंट पर है और एक B पॉइंट पर है, और दोनों के बीच की दूरी यहाँ पर R है। दोनों के बीच की सेपरेट एज जो है ये R डिस्टेंस पर है। और यहाँ पे एक इसके बीच में सेंटर में मान लेते हैं ये C पॉइंट पर है कोई चार्ज, लेट और थर्ड चार्ज जो है हम C पॉइंट पर मान लिए हैं, और मान लेते हैं इसका डिस्टेंस जो है A से X है। तो यहीं पे लिख देते हैं एट अ डिस्टेंस X फ्रॉम A। तो यहाँ पर X होगा, देयरफॉर तो इसका मतलब AC बराबर X हो गया और पूरा R है, तो CB बराबर हो जाएगा, पूरा में से X को घटा देंगे तो इतना निकल जाएगा, यानी कि R माइनस X हो जाएगा। तो CB बराबर हो जाएगा R माइनस X। अब चूंकि ये Q जो रखे हुए हैं सब इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, ये मतलब इस दोनों के कारण जितना फोर्स लगेगा इधर की ओर, सॉरी इस दोनों के कारण इधर की ओर, इस पर इधर की ओर लगेगा, उतना ही इस दोनों के कारण इस पर जो इसके कारण इधर की ओर लगेगा। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा इस पर Q पर, और ये स्थिर रहेगा, तीनों स्थिर रहेगा। तो अब हमको निकालना है इस पर फोर्स निकालना है। अब हमको इस Q पर इसके कारण और इसके कारण, दोनों के कारण फोर्स निकालना है। तो अब लेट चार्ज सॉरी फोर्स होगा, फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q कितना होगा, F इसको हम F1 मान दे देते हैं। तो F1 बराबर होगा K इंटू कितना है Q इंटू Q बाय X स्क्वायर, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। इसी प्रकार F2 मतलब इसके कारण इस पर फोर्स निकालना है, तो होगा K इंटू Q बाय R माइनस X का स्क्वायर। और चूंकि F1 बराबर F2 होगा, F1 इजकल टू F2, और डायरेक्शन भी इसका उल्टा होगा। जैसे यहाँ पर फिर से फिगर बना देते हैं, यहाँ पर Q है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर Q है, इसके कारण इधर, एक इसके कारण इधर, तो ये फोर्स दोनों का बराबर लगेगा। तो इसका मान है K इंटू Q बाय X स्क्वायर इजकल टू K इंटू Q बाय R माइनस X का स्क्वायर, जो कि सेम है, उसको कैंसिल कर देंगे तो कितना होगा 1 बाय X स्क्वायर, चलो इजकल टू 1 बाय R माइनस X का स्क्वायर।
और इसको हम ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर इजकल टू आर माइनस एक्स का स्क्वायर, दोनों साइड रूट कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा आर माइनस एक्स। इस साइड लाएंगे तो x प्लस एक्स इजकल टू आर और 2x इजकल टू आर और x इजकल टू आर बाय 2। सॉरी, स्क्रीन से मेरा कैलकुलेशन इधर चला गया। तो x इजकल टू आर बाय 2, यानी कि इस दोनों को यदि हम r बाय 2 दूरी पर रखेंगे इस चार्ज को, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रहेगा, यानी कि कोई फोर्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा। जब समान चार्ज हो तब, यदि असमान चार्ज होगा तो उसके लिए कुछ दूरी और होगा, वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट डे लेकर के आते हैं अगला वीडियो।